पूरी रात मुझे और मम्मी को नींद नहीं आ पाई थी क्योंकि बहुत एंग्जायटी थी कि लास्ट टाइम भी क्वालीफाई नहीं हो पाया था, इस बार भी कैसे हो पाएगा। इस बार जो मेरे कैटेगरी में आईएएस की सीट थी वो एक ही सीट थी। अच्छा। हॉस्टल में एक इशू होता है कि मेल और फीमेल को साथ में अलाउ नहीं करते। हाँ। तो मम्मी को मेरे साथ अलाउ नहीं करते, इसलिए हम बाहर रहते थे मुनीरका में लेके और आसपास करोल बाग में लेके। हुँ। पर मैं अपना ऑनेस्टली बताऊं तो 6 से 8 घंटे इनफ टाइम रहता है। और टाइम मैटर नहीं करता, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। यूपीएससी को एक एग्जाम की तरह ही लें, उसको बहुत ओवर ग्लोरीफाई ऐसे ना करें क्योंकि हाँ। ये एक एग्जाम है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये एंटायर लाइफ नहीं है। मतलब अगर एक आईएएस का अटेम्प्ट आंटी को दिला दिया जाए तो ये क्रैक कर लेंगी? मैं तो बोल रहा हूँ कुछ एज एग्जाम्पशन चाहिए बस, बाकी अटेम्प्ट तो बचे ही मम्मी के सारे। मन्नू ने भी बताया कि इसको इंटू नहीं बोलते हैं, एस्टेरिस्क बोलते हैं। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ। मैंने बोला पहले ही मेरे को पढ़ाई करनी है इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए, फिर मैं तेरे को रीड कर पाऊंगी। आपको याद हो तो हमने एक आईएएस टॉपर माँ की कहानी आपको कुछ दिनों पहले सुनाई थी और आपसे ये वादा भी लिया था और आपसे पूछा भी था कि क्या उनको न्यूज़ रूम में बुलाना चाहिए। एक ऐसे माँ की कहानी जिसके संघर्ष ने वो सफलता हासिल की है जो समाज कई बार सपने में देखता है या सोचता रह जाता है। एक बच्चा है जिसका नाम मनु गर्ग है, उनकी माताजी हैं वंदना जैन। दोनों की कहानी बहुत अद्भुत है। आईएएस बने हैं मनु और एआईआर रैंक इनकी 91 है। ये जो काडर चाहेंगे इनको वो सब मिलेगा। ये सारी कहानी बात की है। उसके पहले की कहानी कुछ ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि उसमें जो मेहनत है, उसमें जो लगन है और उसमें जो मनु की मेहनत और जो इनकी माताजी की सफलता या आप कह लीजिए जो एकदम पूर्ण पूर्ण भाव से समर्पित हो जाने की कहानी है, वो बहुत अद्भुत है। मनु आप हमारे न्यूज़ रूम आए, स्वागत है आपका। मैम आप भी आई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे आई हैं, आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। मतलब बहुत सारा कुछ जानना, समझना है क्योंकि मनु जो है 100% ब्लाइंड हैं, ये देख नहीं पाते और आप सोचिए कि कितने कमाल की कहानी है कि ये स्कूलिंग करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, जेएनयू में जाके पीएचडी करने वाले होते हैं, पीजी कर चुके होते हैं और उनकी माताजी इनको बोल-बोल के पढ़ाती हैं। जो कोचिंग के लोग हैं, जो तमाम लोग हैं वो जब भी मिलते हैं तो बताते हैं या बातचीत में कि नहीं मम्मी तो साथ में ही रहती हैं। तो कहाँ से शुरू करूँ? तुमसे शुरू करूँ या मम्मी से शुरू करूँ? आपसे ही शुरू सर करता मम्मी हूँ। से शुरू। प्लीज़ बताइए कुछ अपने बारे में। धन्यवाद आपको सर पहले, नहीं, और नहीं, जो हम प्लीज़। लोगों को देखने वाले हैं दोनों को, जो पहले एपिसोड में भी देख चुके हैं, मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगी। क्योंकि उन्होंने जो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स दिए हैं वो कितने लाजवाब है कि हम देखते ही रह गए। और मैंने मन्नू को पढ़ के सुना है। मैं बोल रही थी मन्नू को कि मन्नू, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि इस तरह के कमेंट्स अपने लिए आए हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी आप लोग जो हम लोगों को देख रहे हैं। अच्छा, जो थोड़ी-सी कहानी हम लोग को पता थी, लेकिन इनका आईएएस बनना फिर उसके बाद तमाम सारा कुछ इतना बहुत लंबी यात्रा है। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कैसे मनु को आपको लगा कि इसका पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन है और एकेडमिक्स में ही जाना है? मैं सबसे पहले मन्नू जब बचपन में छोटा था, जब वो फर्स्ट क्लास में था सेंट जेवियर स्कूल में, तो जब वो फर्स्ट आया तो उसका कैलिबर मैंने देखा तो मैंने बोला अभी तो छोटी ही क्लास में है, पता नहीं जी, बोलिए। हो सकता है कि आगे चल के कैसा क्या रहे। लेकिन जब तक 8th क्लास में है वो लगातार फर्स्ट ही आ रहा था और हम लोगों का जो फ्लो था इतना अच्छा था कि मैं ये सोच रही थी कि अपन काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब 8th में जब मैंने देखा मन्नू की आईसाइट वीक होती जा रही है और मन्नू पढ़ नहीं पा रहा, तब उस टाइम पे मेरे को दिक्कत आई कि अब कैसे संभाला जाए इस स्थिति को। जो फर्स्ट आ रहा था उस लेवल को भी संभालना है, मन्नू को भी संभालना है। और स्थिति इतनी वर्स्ट लग रही थी कि अब तो मन्नू की आंखों में अंधेरा नहीं था कि मेरी आंखों में भी अंधेरा छा गया। डॉक्टर्स के पास में गई, उन्होंने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है और ऊपर ईश्वर ही सब कुछ कर सकता है इसके लिए। फिर हम दोनों ने संभालते स्थिति को, मैंने मन्नू को बोला कि मन्नू, अपन को स्ट्रांग बनना है और जो अपने हाथ में है ट्रीटमेंट वो है पढ़ाई। अपन को पढ़ाई में ही आगे ऊंचाइयाँ छूनी है। तो इस तरह से मैंने इसको एनसीईआरटीज़ पढ़ी जो 9th 10th 11th 12th क्लास की थी और मैं पढ़ के सुनाती थी, मन्नू उसको सुनता था और जैसे पहले वो टॉप कर रहा था क्लास को, उसी तरह से वो टॉप करता हुआ आया। स्थिति 11th क्लास में हम लोगों के लिए थोड़ा-सा, मेरे लिए थोड़ा-सा स्ट्रगल फेस करना का पड़ा जब सब्जेक्ट्स लेने थे। मैं दुविधा में थी कि मैं इसको सब्जेक्ट्स क्या दिलाऊँ, साइंस दिलाऊँ या आर्ट्स दिलाऊँ, आईपी दिलाऊँ, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए? मैं स्कूल भी गई मन्नू के सेंट जेवियर में, उन्होंने के प्रिंसिपल थे मन्नू के फादर और जो वाइस प्रिंसिपल थे, टीचर्स थी, उन्होंने ही बोला कि मन्नू जो लेना चाहे उनको दिलाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी मन्नू को लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ देखते हुए मैंने आईपी सब्जेक्ट दिलाया। जब आईपी में मेरे को एनसीईआरटी पढ़नी थी मन्नू के सब्जेक्ट में, तो मेरे टाइम पे ये आईपी सब्जेक्ट नहीं था, इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का।
तो आप पूरा पढ़ती थी? मैं पूरा सिलेबस पढ़ती थी इसका, एनसीईआरटीज़ का, क्योंकि उस टाइम पे टेक्निकल नॉलेज का बारे में कुछ भी नहीं पता था मन्नू के। तो जब कंप्यूटर साइंस की बुक्स खोलती तो मैं मन्नू को बोलती इनटू, और स्लैश को भी मैं और ही कुछ उसको प्रोनाउंस करती, तो मन्नू ने भी बताया कि इसको इनटू नहीं बोलते हैं, एस्टेरिस्क बोलते हैं। तो मेरे लिए ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हुआ। मैंने बोला पहले ही मेरे को पढ़ाई करनी है इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए, फिर मैं तेरे को रीड कर पाऊँगी। तो इस तरह से पहले मैंने पूरी रिसर्च करी कंप्यूटर साइंस की, और मैंने इसको ये सब्जेक्ट भी दिलवाया और मैं इसको रीड करी। और मन्नू ने 11th क्लास, जब 12th क्लास में जब आईपी का सीबीएसई बोर्ड था, उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, जो कि और वो सब आपने बोल-बोल के पढ़ाया था? सब बोल-बोल के पढ़ाया था। मनु यार, मतलब अगर एक आईएएस का अटेम्प्ट आंटी को दिला दिया जाए तो ये क्रैक कर लेंगी? मैं तो बोल रहा हूँ कुछ एज एग्जामिशन चाहिए बस, बाकी अटेम्प्ट तो बचे ही मम्मी के सारे। हाँ। तो बस एज एग्जामिशन में और मिल जाए तो मम्मी का हो जाएगा क्लियर। तो सब पढ़ रखा आपने? मैंने सब पढ़ रखा है, सारी एनसीईआरटी। तो बस यही नहीं पढ़ी थी कंप्यूटर साइंस, लेकिन मन्नू ने कंप्यूटर साइंस में मेरे को ट्रेन किया कि नहीं, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, आपको रीड करना पड़ेगा मेरे लिए। तो और वैसे आपने क्या पढ़ाई की थी पहले? मैंने मास्टर्स कर रखा है सोशियोलॉजी में। मैं महारानी कॉलेज की थी और राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए किया था मैंने। आप लोग प्रॉपर जयपुर के रहे? हम लोग प्रॉपर जयपुर के ही हैं। मनु, आपके और भी दोस्त हैं या सबसे अच्छी दोस्त आपकी मम्मी है? सबसे अच्छी दोस्त तो मम्मी है, बाकी काफ़ी दोस्त और भी हैं। हाँ। हम्म। फिर जब रिजल्ट आया जिस दिन, क्या क्या आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? फिर क्या सब घर में क्या हो रहा था, कुछ उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में दिया था, तब प्रीलिम्स हो गया था पर मेंस नहीं हो पाया था। अभी 24 वाले अटेम्प्ट में मेरा पूरा क्वालिफाई हुआ, 91 रैंक आई। जब 22 अप्रैल को रिजल्ट आया था अभी 2025 में, तो मुझे याद है 21 अप्रैल को पता था कि नेक्स्ट रिजल्ट आने वाला है। तो पूरी रात मुझे और मम्मी को नींद नहीं आ पाई थी, क्योंकि बहुत एंजाइटी थी कि लास्ट टाइम भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था, इस बार भी कैसे हो पाएगा। इस बार जो मेरे कैटेगरी में आईएएस की सीट थी वो एक ही सीट थी, तो मुझे फर्स्ट ही आना था अपनी कैटेगरी में, अगर मुझे सीट चाहिए थी। तो उससे रिस्क और बढ़ गया, प्रोबेबिलिटी और कम हो गई थी आने की। तो पूरी रात हम जागते रहे। फिर मुझे याद है कि 2 बजे के आसपास 22 अप्रैल को रिजल्ट आया था, और उस टाइम पे पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ कि सच में इतनी रैंक आ गई, 91 रैंक। तो बार बार रोल नंबर चेक कराया मम्मी से, बार बार नाम चेक कराया, तो मेरा ही रोल नंबर था, मेरा ही नाम था। फिर उसको प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगा, और तुरंत फिर बहुत लोग बधाई देने आए, मीडिया आया बहुत सारा, ढोल वोल बहुत लोग आए, बहुत सेलिब्रेट किया, बहुत सारी विशेज़ मिली सर उसके बाद से। और इससे पहले जैसे आप जब कॉलेज स्कूल में थे, स्कूलिंग आपने जयपुर से की, फिर यूनिवर्सिटी आप दिल्ली आए ग्रेजुएशन के लिए, कहाँ से? सर मैंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया, बीए प्रोग्राम इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो उस टाइम पे भी सर चैलेंज था कि जयपुर में पूरा सेटल थी लाइफ, और मम्मी सिंगल पेरेंट थी, तो उनके लिए दिल्ली शिफ्ट कर पाना मेरे साथ में और वहाँ पे सब कुछ मैनेज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि दिल्ली एक अननोन प्लेस थी, और मम्मी शायद पूरी अपनी लाइफ में कभी भी जब अपने घर से बाहर भी ज़्यादा नहीं निकली थी, तो उनके लिए एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में। ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है मन्नू, कि मैं तो यही बोल रही थी, मन्नू तू यहीं पे जयपुर में पढ़ ले, जयपुर में भी एजुकेशन है, अपनी कॉलेज है। लेकिन ऐसे बोला दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट कॉलेज, वहाँ पर बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, और अगर मैं नंबर लाऊँगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी शिफ्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तो आप पूरा सामान लेके दिल्ली शिफ्ट हो गए? मैं पूरा सामान लेके दिल्ली शिफ्ट हुई। और फिर आपने ग्रेजुएशन भी पढ़ा? ग्रेजुएशन भी पढ़ा, लेकिन थोड़ा-सा टेक्निकल नॉलेज इसको वहाँ पर स्टार्ट हुई देखना कि मैं मोबाइल से भी रीड कर सकता हूँ, क्योंकि ब्रॉड है थोड़ी सी पढ़ाई, तो कितना रीड कर पाओगे। तो इसे टेक्निकल नॉलेज से अपने फ़ोन में ऐसे कोई सॉफ्टवेयर्स वगैरह है। तो आप कॉलेज भी जाती थी मम्मी साथ में? हाँ, कॉलेज मम्मी जाती थी, क्लास में मुझे बिठा के फिर वापस से घर आ जाती थी। क्लास खत्म होने के बाद मैं मम्मी को कॉल कर लेता था कि मुझे क्लास खत्म हो गई, वापस आके लेके जाना है। अरे वाह! कितनी अद्भुत है, मतलब आप मैं मेरे जानकारी में तो ऐसी मैंने कोई स्टोरी पहले नहीं सुनी थी। रही होंगी, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, लेकिन माँ का इस तरीके से साथ में रहना। फिर ग्रेजुएशन आपने यहाँ पे किया दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन? वो जेएनयू से किया था, मास्टर्स इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हॉस्टल में रहते थे? नहीं सर, हॉस्टल में एक इशू होता है कि मेल और फीमेल को साथ में अलाउ नहीं करते, तो मम्मी को मेरे साथ अलाउ नहीं करते, इसलिए हम बाहर रहते थे, मुनीरका में लेके और आसपास करोल बाग में लेके। फिर आप यहाँ शिफ्ट हो गई? मैं वहीं मुनीरका में जो लिया था हम लोगों ने कमरा रूम, वहीं पे हम लोग शिफ्ट हुए, और वैसे ही करते थे जैसे हिंदू कॉलेज में जाना आना। तो जेएनयू जाती थी आप? मैं जेएनयू जाती थी, मैं क्लासरूम में भी बैठी हुई हूँ। और कई बार मैं जब मनु के एग्जामिनेशंस होते थे बाहर ही बैठी रहती थी, तो प्रोफेसर वगैरह मेरे को बोलते थे अंदर ही चल जाइए, लेकिन मैं बाहर बैठी रहती थी। तो इनके तो बहुत सारे दोस्त आपके दोस्त बन गए होंगे? सारे दोस्त, ऐसे लगता है कि मैं ही वहाँ की स्टूडेंट हूँ। बल्कि मेरा फ्रेंड सर्कल कम है, मम्मी का तो बहुत ज़्यादा है मेरे से, तो मम्मी को सब जानते हैं, मुझे जाने ना जाने। एंट्री होती हूँ, गेट में एंट्री होती हूँ, तो सब बोले नमस्ते आंटी, कैसे हो, कैसे चल रही है मनु की पढ़ाई? तो मैं बोला बहुत अच्छी चल रही है। गार्ड वार्ड सब पहचानते थे? सब 1 to ऑल सारे। ऐसे लगता था कि ये तो फैमिलियर हूँ, मेरे को अननोन कुछ कोई लग ही नहीं रहा है यहाँ पर। मतलब ऐसा लगता था कि शायद मेरी पढ़ाई अधूरी थी पहले, और अब मेरी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो रही है।
मन्नू के साथ। जो चाल है। हम्म। तो फिर आप लोग जैसे यहाँ पे जाती थी जेएनयू, तो ये अपना दोस्तों के साथ बैठे हो, तो आप भी रहती थी वहीं पे? मैं भी वहीं रहती थी, हाँ। साथ-साथ में वो लोग भी बात करते थे मेरे से। हाँ। ऐसे लगता था कि हाँ, ये मेरे भी फ्रेंड्स हैं। हाँ। इस तरह से हम लोग बातचीत करते तो थे। आप खाना-वाना बना के ले जाती होंगी, तो दोस्त इसके सारे खाते होंगे? नहीं, मेरे को ऐसा लगता था कि आज मतलब कि आज मैं आई हूँ, तो ये बच्चे भी सारे दूर-दूर से आए हुए हैं। तो हाँ। एज़ अ पैरेंट मैं मदर थी, तो मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं पन्नू की मदर हूँ। जितने बच्चे मेरे को स्टूडेंट सामने मिलते थे, मैं उनकी भी ऐसा लगता था मैं मदर हूँ। तो मैं बाहर से परचेज़ करके कोई ऐसा सामान लेके जाती थी, फ्रूट्स वगैरह, और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे खाते थे। तो वो भी बड़े खुश होते थे कि ऐसी माँ हम लोगों ने देखी नहीं है, ऐसे बोलते थे। मतलब वाक़ई में मतलब बहुत रेयर है, मतलब माँ तो माँ होती ही है, लेकिन आपका संघर्ष जो है वो अलग ही लेवल का है। और मतलब अगर आप इच्छुक हो तो जवाब दें, लेकिन मतलब सिंगल पेरेंट होकर के ये करना बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए? हाँ, सिंगल पैरेंट में तो यही है कि हम लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, और वो अंडरस्टैंडिंग को मैं अगर उसी में डूबी रहती तो शायद मन्नू को मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा पाती। वहाँ से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई और पेरेंट्स की तरफ मोड़ खाई मैं, और मन्नू को मैंने सोचा कि यहीं पे ले जाना ज़्यादा सही रहेगा कि जिससे कि पढ़ाई मन्नू की अच्छे से हो, माइंड भी पीस रहे दोनों के। तो इस तरह से हम लोगों का था। सिंगल पैरेंट में ये था कि पेरेंट्स का रोल बहुत रहा मेरे। पेरेंट्स में मेरे मम्मी-पापा और भैया और सिस्टर हैं। तो उन लोगों ने बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया है, और कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला था कि जैसे भी मन्नू को दिल्ली ले जाना चाहे, मन्नू की पढ़ाई में कमी नहीं छोड़नी तेरे को, और जितनी हाइट्स पे ले जाना चाहे तो इसको लेके जा, हम लोग तेरे साथ हैं। तो उधर से मेरे को बहुत हेल्प मिली अपने पेरेंट्स की तरफ से। तो सिंगल पेरेंट तो मेरे को फील ही नहीं होने दिया हम लोगों ने। बहुत अच्छा। मन्नू, ऐसा बहुत बार हुआ होगा इस पूरी यात्रा में, कई बार होता है ब्रेक डाउन्स आया होगा, जी। या फिर कई बार हुआ होगा कि एकदम नहीं अब कैसे होगा, फिर उससे कैसे निकले? मतलब जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, बहुत सारे एक बार अगर फेल हो जाते हैं तो बड़ा डर जाते हैं, या फिर हम्म। 2 बार 3 बार, या ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो आईएएस या यूपीएससी की तैयारी करते हो। आप एज़ ए स्कॉलर, एज़ ए स्टूडेंट कैसे देखते हैं कि कैसे जब आप ब्रेक डाउन हो बुरे टाइम पे, और उससे कैसे निकलो बाहर? मेरे खुद की लाइफ में जब मेरा पहला मेंस नहीं निकल पाया था, तो मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि अब तक सारे एग्ज़ाम निकलते आ रहे हैं तो यूपीएससी भी निकल जाएगा। पर उस टाइम पे वो एग्ज़ाम नहीं निकला, तो काफ़ी मैं डिसअटेंड हो गया था कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए बना नहीं है, फिर मेरे एफर्ट्स मैं नहीं लगा पाऊँगा इतने तो जितने चाहिए होते हैं। दोबारा शुरू से शुरू करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, रिवाइज़ करना दोबारा सब चीज़ें। तो उस टाइम पे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक फॉल बैक मैकेनिज़्म या फिर एक सपोर्ट सिस्टम हमारे पास रहना चाहिए। वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारी फैमिली हो सकती है, जिनके साथ हम सब कुछ शेयर कर पाएँ। वो उस टाइम पे जो हम फ़ील कर रहे हैं, जो फेलियर्स हैं या फिर जो हमारे सीखने की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, मैं फेलियर नहीं कहूँगा उनको, तो उनसे हम सीख के उनको कम्युनिकेट कर पाएँ आस-पास लोगों से कि उस टाइम पे हमें क्या फ़ील हो रहा है। और कुछ ड्रास्टिक स्टेप हम उस टाइम पे ना सोचें, रादर हम ये सोचें कि ये एक मौका था और लाइफ़ का एक लर्निंग फ़ेज़ है ये। जैसे अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में होता तो बहुत चीज़ें जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में सीखी वो मैं नहीं सीख पाता। तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस ही था मेरे लिए। मतलब जब भी आपको लगे कि आप बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सब अपना सब कुछ हार गए हो, तब आप एक मनु की कहानी याद रखना कि कैसे मनु जो इस दुनिया को उस नज़रिए से नहीं देख पा रहा है जैसे बाकी लोग देख रहे हैं, उसके विज़न में प्रॉब्लम है, वो 100% ब्लाइंडनेस का शिकार है, और फिर वो अपनी जर्नी को यहाँ तक ले आता है और फिर आईएएस बनता है। ये मनु की कहानी है, और मनु की मदर। मनु, इसमें जैसे आपके साथ कई बार हुआ होगा कि ये रोने लगता होगा कि ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, तो आप कैसे समझाती थी? हाँ, इसने कभी इस तरह से मेरे को फ़ील ही नहीं होने दिया। हाँ। रोने की बात अलग ही है अच्छा। कि इसका कैलिबर इतना अच्छा था कि मैं खुद ये सोचती थी कि मैं मन्नू के साथ बैठूँ, और जिस दिन ये बोलता था कि आज मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही पढ़ाई करूँगा, तो मैं इसके पास में ऐसे आती, "मन्नू है ना, कुछ करवाना है मेरे से? पढ़ाई में कोई रीडिंग वगैरह करवानी है?" तो बोलता है, "नहीं।" तो ऐसे कुछ स्थिति नहीं आई कि जहाँ पर रोया, ऐसे महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरी कोई दिक्कत भी है इसके अंदर। अब तक की भी है, आज तक भी मैं ये बोलती हूँ कि इसे फीलिंग्स इस तरह से रही हम लोगों की दोनों की कोऑर्डिनेशन और ये सब, कि इसे फ़ील नहीं होने दिया कि मेरे कोई मुसीबत भी है। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी कोई मतलब कि स्ट्रगल नहीं है, उसको स्ट्रगल के रूप में मत देखिए आप। आप भी जो अगर पेरेंट्स अगर एफर्ट्स डालेंगे ना, तो रिज़ल्ट्स आना ही है, आएगा। कि मन्नू ही एक अकेला ऐसा नहीं है कि जिसने पढ़ाई करी है। हर कोई बच्चा कर सकता है, हर किसी में कैलिबर है। लेकिन सपोर्ट तो ज़रूरी है होना, क्योंकि एक गाइड होना ज़रूरी है बच्चे के साथ में। क्योंकि वो मोटिवेट करते रहें उनको कि आज नहीं कल एक दिन तो सक्सेस होना ही है। वो छोटा बच्चा होता है, जब से बड़ा तक होता है, तो उसमें एक जन की गाइड होने की ज़रूरत है। मैं तो ये बोलूँगी कि बहुत नेसेसरी है, अकेला बच्चा नहीं कर सकता एग्ज़ाम को। फिजिकली के साथ साथ मेंटली बहुत मेंटली सपोर्ट और चाहिए। हेल्थ, ये बहुत इश्यूज़ आते हैं बीच-बीच में, तो उसका ध्यान रखना तो पेरेंट्स का ही है। मतलब ये बच्चा अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। मतलब रोल पेरेंट्स का भी रहता है, तभी सक्सेस हो सकते हैं, और सराउंडिंग्स भी तो है ही, बेस्ट विशेस वगैरह तो मिलती है, और सपोर्ट सिस्टम है चारों तरफ से।
लेकिन पेरेंट्स का रोल तो इम्पोर्टेंट है बहुत, होना ज़रूरी है। और मनु वैसे आप जैसे एक बहुत क्लीशे सा सवाल है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये बोलते हैं 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है आईएएस बनने के लिए, ये सही है क्या 18 घंटे पढ़ना पड़ता है? सर कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि पूरे 24 घंटे पढ़ाई करी, कुछ लोग बोलते हैं कि 1 घंटा भी शायद मुश्किल से पढ़ते थे यूपीएससी निकल गया। पर मैं अपना ऑनेस्टली बताऊँ तो 6 से 8 घंटे इनफ टाइम रहता है और टाइम मैटर नहीं करता, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप 1 या 2 घंटे, 3 घंटे जितना भी पढ़ रहे हैं, वो ऐसे पढ़ें कि आपको वो चीज़ समझ में आ रही है। केवल किताब लेके बैठना और टाइम क्लॉक करना कि मैंने आज 8 घंटे, 10 घंटे कर लिए, मुझे लगता है वो काम की चीज़ नहीं है। तो जितना भी पढ़ें, उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ें और यूपीएससी भी ये डिमांड करता है कि आपका क्यूरियस बेंट ऑफ माइंड हो। क्योंकि जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं, तो वो देखते हैं कि करंट अफेयर में आपको इंटरेस्ट है कि आप कितना उसको इन डेप्थ समझ पा रहे हैं आप। आस-पास जो चल रहा है, उसका प्रभाव सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है, पॉलिटी पे क्या पड़ रहा है, ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो और क्वालिटी मैटर्स। और वो जो जैसे रिटेन होता है, उसके लिए कैसी तैयारी करें, मेंस के लिए कैसे करें और इंटरव्यू के लिए? सर पहले प्रीलिम्स अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो प्रीलिम्स होता है। जी। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसैट। हुँ। तो जीएस में जनरल स्टडीज़ के पेपर आते हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और बेसिक जो करंट अफेयर होते हैं हमारे जीके और ये सब। तो इसके लिए न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें पहले तो। न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर को पॉलिटिक्स और क्राइम वाले आर्टिकल्स जो होते हैं जिसको मसाला न्यूज़ बोलते हैं उसको इग्नोर कर सकते हैं। जो ब्रॉडर गवर्नेंस इश्यूज़ हैं कि गवर्नर की पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, अ, जो दिल्ली के गवर्नर हैं वो कैसे अलग है दूसरे स्टेट्स के गवर्नर से, ये सब चीज़ें ब्रॉडर इश्यूज़ आपको पता रहने चाहिए। जीएस के लिए रहता है। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से फॉलो करें क्योंकि वो ट्रेंड रिपीट होता है। वो क्वेश्चन अभी जो आ रहे हैं वो बार-बार रिपीट होते रहते हैं कुछ-कुछ सालों बाद में। तो उससे एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सर सीसैट एक काफ़ी चैलेंजिंग पेपर रहता है क्योंकि इसमें मैथ्स आती है और मैथ्स काफ़ी अच्छे लेवल की आती है। तो मैं इसके लिए पर्सनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा करता था जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। उसके मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन सारे सॉल्व करे थे। तो एक इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाता है कि ये ऑप्शन ठीक होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। तो 28 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सारे सॉल्व करा करता था, फिर रीजनिंग करता था और मैथ्स करा करता था। सर इसमें मेरे मामा का बहुत बड़ा रोल था कि वो मुझे मैथ्स पर्सनली पढ़ाते थे क्योंकि मैथ्स समझना काफ़ी मुश्किल होता है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए। तो पूरा बैठ के कॉन्सेप्ट मुझे समझाते थे, कैलकुलेशन कराते थे मेरे से। तो उससे मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी हो गई थी। फिर सर मेंस आता है, मेंस में इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आप जितना करेंगे क्वेश्चंस में उतना आपका वो आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होगा कि आंसर कोई भी आ जाता है तो उसको कैसे टैकल करना है। तो मैं मेरी मम्मी के साथ आंसर राइटिंग करता था। कभी-कभी मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करता था कि व्हाट्सएप पे मैंने आंसर टाइप कर लिया, उसको कंपाइल कर लिया, फिर किसी से चेक करा लिया। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग, टॉपर्स कॉपीज़ को पढ़ना, जो पहले अच्छे नंबर ला रखे हैं, उनको बेहतर आइडिया कि कैसे नंबर लाए जाते हैं। तो उनकी कॉपी के आंसर अगर हम पढ़ेंगे तो उससे हमें भी आइडिया लग पाएगा, हम उनको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि इन्होंने अगर ये लाइन लिखी थी काफ़ी अच्छी लाइन है तो मैं भी अपने आंसर में लिख सकता हूँ। बाकी जो सर थर्ड स्टेज है इंटरव्यू, इंटरव्यू काफ़ी चिल और काफ़ी अच्छी स्टेज है पूरे एग्जाम की जिसमें आप खुद प्रेजेंट होते हैं यूपीएससी के सामने। अभी तक आपकी कॉपी जा रही थी, आपकी ओएमआर शीट जा रही थी। अब आप खुद यूपीएससी भवन में जाते हैं और वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है कि पहली बार आप यूपीएससी भवन में जा रहे हैं, वहाँ पे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का पैनल रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें होता है कि आप कॉन्फिडेंट रहें और अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँगे। और उसमें ब्लफ नहीं करना होता कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तब भी हम उसमें ट्राई कर रहे हैं। हम उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं ईज़िली। यूपीएससी हमारी ऑनेस्टी को रिवॉर्ड करेगा उस केस में। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं या कहते हैं कि यूपीएससी में इंटरव्यू में ऐसे-ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि पीछे दीवार का कलर बताओ, सीढ़ियों से चढ़ के आए थे, कितनी सीढ़ियाँ थी? जैसे कई बार मज़ाक में भी लोग कहते हैं। जी। होता क्या एक्चुअल में? किस तरीके के सवाल पूछते हैं कैंडिडेट से वो? सर यूपीएससी इंटरव्यू के पहले हमें डैफ 2 भरना पड़ता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अंदर हमें अपने बारे में सब बताना पड़ता है, हमारे स्कूल, कॉलेज, हम कहाँ रहते हैं, पेरेंट्स के बारे में और हमारी हॉबीज़, इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स, 7 सेक्शन उसका होता है। तो मेजरली उन्हीं से ही उनके रिवॉल्विंग अराउंड ही क्वेश्चन्स आते हैं। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी हो सकते हैं, जैसे कि मेरा 27 जनवरी को इंटरव्यू था और 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, अभी इस साल ही। तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस मेरे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज़ पे थे कि उनका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, जियोपॉलिटिक्स पे क्या पड़ेगा। तो मेरे जितने भी एक्सपीरियंस मैंने आस-पास देखा, जितने फ्रेंड्स जिनसे मैंने बात करी, तो क्वेश्चंस काफ़ी रैशनल होते हैं, काफ़ी फैक्ट बेस्ड, काफ़ी एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी थिंकिंग स्किल्स, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ये सब टेस्ट करते हैं। मतलब आप आपके बारे से में से शुरू होते हैं और आपके इर्द-गिर्द की चीज़ें पूछते हैं और फिर जो करंट अफेयर चल रहा है उससे। हाँ, और काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड रहता है, आपको सपोर्टिव रहता है, अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा तो आपको गाइड करते हैं, आपको थोड़ा बहुत एग्ज़ाम्पल्स देते हैं ताकि आप उसको आंसर कर पाएँ। उनका काम होता है कि आपके अंदर से बेस्ट चीज़ लेके आना। तो दोस्तों, वो सब जो दिखाया जाता है वो सब गलत है। मनु बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, अपनी तैयारी पुख्ता करके कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए, जी, है ना? जी। तो आप इंटरव्यू के टाइम पे गई थी?
मैंने मॉक टेस्ट में सारे जितने भी मॉक टेस्ट दिलवाए थे उसमें मैं जाती थी और ये था कि कॉन्फिडेंस से ये जाता था कि मैं इसको जज करती थी बाहर बैठ के कि मनु किस तरह से जा रहा है और दूर से देखती थी कि बैठ के और किस तरह से एक बार थोड़ी सी क्लिपिंग देख लेती थी। तो ऐसे लग रहा था कि मनु जब रियल इंटरव्यू में जाएगा यूपीएससी भवन में तो इसको शायद दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस से जाएगा जो आपको भरोसा था कि बेटा आपका आईएएस बनेगा? हाँ, ये तो मुझे था कि इसका सिलेक्शन तो होगा ही, लेकिन रैंक का नहीं पता था मुझे कि क्या रैंक आएगी और 91 रैंक आई तो मैं बड़ी खुश थी कि मनु आईएएस बन ही जाएगा शायद। कमाल है, मतलब इतनी अद्भुत स्टोरी आपकी जितनी बार मैं देखता हूँ, सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप ये सारी बता रहे थे पढ़ाई, ये सब आपने पढ़ा है? हाँ, जैसे मेंस आंसर राइटिंग इम्पॉर्टेंट है, मैं बच्चों को बोलना चाहूँगी कि जितना आप लिखोगे, जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होएगा, उतना जब आप रियल में जो लिखने जाएँगे ना मेंस का एग्ज़ाम, तो आपको पता नहीं चलेगा कि दिक्कतें बहुत कम होती जाएगी। अगर प्रैक्टिस हो रही है उस सब्जेक्ट्स में, तो आपको परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी, जब रियल में आप लिखते हैं तो। अच्छा मनु, बहुत सारे लोग सब्जेक्ट को लेके भी कंफ्यूजन में रहते हैं, ऑप्शनल में क्या रखें, इसका ज़्यादा चल रहा है, इसमें नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल। इसमें वो क्या प्रोसेस होता है? ऑप्शनल कैसे चुने कोई स्टूडेंट? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऑप्शनल कभी भी ट्रेंड की बेस पे ना चुनें कि ज्योग्राफी में कम नंबर आते हैं, पॉलिटिक्स साइंस में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यूपीएससी उसको कभी बदल सकता है। अगर आज आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी नंबर आएँगे और आपका ऑप्शन लॉन्ग टर्म होता है। आपको अगले साल पेपर देना है और उसका कुछ कह नहीं सकते। तो ऑप्शनल चुनने का केवल इकलौता क्राइटेरिया होना चाहिए आपका इंटरेस्ट। क्योंकि ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है और वो काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन है मेंस के मार्क्स का। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसको पढ़ नहीं पाएँगे और आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएँगे। आपके सब्जेक्ट जो आपको पसंद है अगर उसमें नंबर कम भी आते हैं, वो मैटर नहीं करता। आपको आपके सब्जेक्ट में टॉप 1 परसेंटाइल में अगर आप रहेंगे तो वो आपको रिवॉर्ड करेगा, आपकी मेंस के स्कोर में और ओवरऑल आपकी रैंक में। तो आप कोशिश करें कि आप एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। मेरे केस में पॉलिटिकल साइंस था, क्योंकि मुझे 11th क्लास से ही काफ़ी इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में और मैंने वही चूज़ किया था। क्या बात है, अच्छी बात है ये। मतलब बहुत ज़रूरी सलाह है या ज़रूरी जो प्रत्यक्ष है वो आप देख रहे हैं कि कैसे बहुत सारे मिथक होते हैं, उसको मनु तोड़ रहे हैं कि हाँ भाई आप अपने, ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे का देख करके करो कि ये कर रहा है, नहीं, आपका जिसमें दिल लगता है, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो लेना चाहिए। बाकी और अगर आप कुछ बताना चाहें जो लोग नहीं जानते हैं? मैं तो ये बताना चाहूँगी कि ये जर्नी कुछ दिनों की नहीं है, सालों की जर्नी है यूपीएससी क्रैक करना और ये एक जने का ही नहीं है इसमें पढ़ाई का रोल। इसमें पूरा ग्रुप होता है तभी सक्सेस हो सकता है एक बच्चा। तो ये मत मानिए कि आपने इनपुट डाल दिए बच्चे पेरेंट्स हो कि इनपुट हमने डाल दिए तो आउटपुट फटाफट ही मिल जाए 1 साल के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। शायद हो सकता है कि इसमें यूपीएससी की जर्नी में 2-3 साल भी लग जाएँ। तो बच्चे को मोटिवेट करिए, उनको आप ये बोलिए कॉन्फिडेंस गेन करिए कि नहीं। जब मन्नू का भी मेंस नहीं हुआ था तो मैंने यही बोला था एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, हो सकता है कि आगे और कुछ अच्छे ही होने वाला था, तो उसको पॉजिटिव में सोचिए कि जो फेलियर हुए हैं अपन तो इसमें कुछ पॉजिटिविटी छुपी हुई है। तो ये चीज़ अपने लिए तो 91 रैंक आई तो ये सोचा कि पिछली बार नहीं हुआ था तो अच्छा ही होना था, रैंक आनी थी। तो मैं तो ये पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि अगर बच्चों के डिमोटिवेट भी हो रहे हैं तो उसको आप कॉन्फिडेंस से आगे लेके जाइए, उनकी जर्नी में सक्सेस बनिए आप और एक दिन आपको सक्सेसफुल, तो ये तो इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का रोल, तो मैं तो यही और बोलूँगी। कितनी भी मुश्किल आ जाए ज़िंदगी में हार नहीं माननी हार चाहिए। नहीं माननी है बिल्कुल भी, क्योंकि ये मुश्किलें तो आती ही रहेगी, ये जर्नी तो होती है, जो ह्यूमन बीइंग में अपन आए हैं यहाँ पर, तो स्ट्रगल्स तो आनी ही है, तो स्ट्रगल्स को स्ट्रगल्स मत मानिए और स्ट्रगल में जब ये सक्सेस होती है, तब तो बात ही अलग होती है क्योंकि सुख सुविधा में तो सब रहते ही हैं। हैं मनु? जी। सर मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि यूपीएससी को एक एग्ज़ाम की तरह ही लें। उसको बहुत ओवर ग्लोरीफाई ऐसे ना करें क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है। ये पार्ट ऑफ लाइफ़ है, ये एंटायर लाइफ़ नहीं है। तो रैशनली सोच के एग्ज़ाम दें कि क्या हमारी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो यूपीएससी के लिए हैं। जो यूपीएससी में केवल ये नहीं कि एग्ज़ाम क्लियर करना है। जैसे मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया। मैं अभी तक जो कर रहा था पढ़ाई अपने लिए कर रहा था कि मुझे एक जॉब मिल जाएगी, सिविल सर्वेंट मैं बनूँगा। पर उस रिज़ल्ट आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूपीएससी एक मच बियॉन्ड चीज़ है जो मुझे सर्विस मिलने वाली है, सिविल सर्विसेज़ वो सोसाइटी के लिए मुझे कंट्रीब्यूट करना है। एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो इस नई जर्नी के बारे में लोगों को नहीं पता होता। लोग समझते हैं एग्ज़ाम निकल गया और सब कुछ खत्म हो गया, लाइफ़ अब मस्त रहेगी। पर ऐसा नहीं है, उसके बाद भी एक नई लाइफ़ आपकी स्टार्ट होगी। उसके लिए भी आप पहले समझिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। साथ ही में अपनी मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान दें कि इस एग्ज़ाम के लिए मेंटल हेल्थ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसको इग्नोर ना करें। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को, पीयर ग्रुप को, फैमिली मेंबर्स को इन सबको कम्युनिकेट करें। तो ये बहुत ढेर सारी लर्निंग्स हैं मनु और उनकी माताजी से हम ले सकते हैं, हम सीख सकते हैं और एज अ सोसाइटी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी? मनु की कहानी अगर आपने पहले नहीं सुनी थी, अभी सुनी है, तो सुन के कैसा लगा? इनकी माताजी ने जो कुछ बताया, मतलब ये अपने आप में बहुत अमेज़िंग है
कि एक बच्चा जो देख नहीं पाता, उसकी माँ शुरू से लेकर के लास्ट तक उसके बारे में, उसके सब्जेक्ट्स पढ़ रही हैं और उसको पढ़ा रही हैं। जैसे हम लोग को बचपन में इमला बोल के पढ़ाई जाती, उस तरीके से इन्होंने पढ़ाया और आज इनके चेहरे पे मुस्कान है, जो बता रही है कि इतनी शांति से संघर्ष और मेहनत की गई है कि इनकी सफलता आज शोर मचा रही है। तो आपको पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। मेरे साथ 2 लोगों को आप सुन रहे थे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।